हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है आप सभी का। जैसा कि पिछले क्लास में जो हमने झारखंड के जो लोक नाट्य हैं, वाद्य जो हैं और साथ ही जो पर्व त्योहार वगैरह हैं, वाद्य यंत्र वगैरह, और जो प्रमुख स्थापत्य कला जिसमें कि जो धार्मिक स्थल और जो किले वगैरह थे उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। उससे संबंधित किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। आज का जो क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कि आज हम लोग झारखंड के जो प्रमुख मेले हैं, झारखंड में जो बोली और भाषा है, झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार और झारखंड की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन और फैक्ट इसमें ज्यादा मिलेंगे। मान लीजिए झारखंड के मेले, जैसे रथ मेला आपने सुना होगा, श्रावणी मेला सुना होगा, बिस्वा मेला जो पलामू में लगता है, एक भूत मेला, राम रेखा मेला, तो बहुत सारे मेले इसमें मिलते हैं। और इसमें ज्यादातर जो प्रश्न मेले में पूछे जाते हैं, ये किस जिले से संबंधित है, इसकी महत्ता क्या है, मतलब किस आधार पर ये लगता है। झारखंड के अधिकतर मेले देखिएगा तो वो जो लगते हैं, अधिकतर मेले धार्मिक महत्व के आधार पर लगते हैं। इसके बाद फिर अगर हम भाषा और बोली में बात करें तो इसमें भी फैक्ट है, जैसे कि झारखंड में विभिन्न जनजातियों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उन भाषाओं का मूल क्या है। तो झारखंड की जो भाषाएं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है और तीनों में अलग अलग भाषाएं शामिल है और उन भाषाओं की विशेषता हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग झारखंड में साहित्य एवं साहित्यकार, तो झारखंड के में जो साहित्य है, खासकर जो सदानी साहित्य है, जनजातीय साहित्य और हिंदी साहित्य है, इनकी क्या विशेषता है, किस तरह से इनका विकास हुआ और किन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से बोली जाती है। और इन साहित्यों के जो प्रमुख साहित्यकार हुए, मतलब कि इनकी रचनाओं में रचना करने से इस साहित्य का अच्छा विकास हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही, उनके द्वारा पहली पुस्तकें कौन लिखी गई, मतलब जैसे कि मान लीजिए खोटा साहित्य के लिए पहली पुस्तक कौन लिखी गई थी, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य में उसी तरह विकास हुआ, तो हिंदी साहित्य का झारखंड के जो प्रमुख लेखक रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, उनकी क्या योगदान रहा, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद झारखंड में जो पत्र पत्रिका है, जैसे कि बहुत सारे आदिवासी पत्रिकाएं यहाँ पर निकलती हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग भाषाओं में। हिंदी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र वगैरह हिंदी, जैसे कि भारत झारखंड में बहुत सारे ऐसे हैं, गांधी वगैरह है, प्रभात खबर है, हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी समाचार पत्र झारखंड से प्रकाशित होती है। तो उन सब के बारे में, पहली पत्रिका कौन सी निकली थी, पहली पत्रिका जो आदिवासियों पर समर्पित थी कौन निकली थी, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर, मतलब कि फैक्चुअल चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा आज के सेशन में है, जो पिछला क्लास में भी हमने देखा था। तो एक एक करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो झारखंड में जो मेले हैं। मेले का महत्व 2 आधार पर, यहाँ ज्यादा अधिकतर मेले जो है धार्मिक महत्व के आधार पर है, धार्मिक उसका महत्व है। जैसे कि श्रावणी मेला, रथ मेला जिसको जगन्नाथ मेला भी कहा जाता है, फिर उसके बाद भूत मेला, राम रेखा मेला, राम रेखा मेला, उसी तरह बिस्वा मेला, मतलब ये नाम जो है ना बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब जो हर एक मेले जो लगते हैं, अधिकतर तो पहले में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि जब जगन्नाथपुर मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था
कि वहां पर एक जगन्नाथ या रथ मेला आयोजन किया जाता है पुरी के तर्ज पर। जब हम बैद्यनाथ मंदिर के बारे में बता रहे थे कल, धार्मिक मंदिर वगैरह के बारे में बता रहे थे, वहां पर भी उन्होंने बताया था सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है वहां पर, जो कि करीब 1 महीने का ये मेला होता है। और हर साल जुलाई से अगस्त के दौरान ये मेला लगता है, जिसमें कि जो कांवरिया होते हैं सुल्तानगंज भागलपुर से जल उठाते हैं और करीब 100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके फिर जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वहां पर जल को चढ़ाते हैं। तो ये परंपरा है। तो मतलब कि अधिकतर झारखंड में जो मेले लगते हैं वो सारे के सारे अधिकतर धार्मिक महत्व के आधार पर यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है? अब किस जिले से संबंधित है? जैसे श्रावणी मेला जो देवघर जिला, रथ मेला ये रांची जिला, भूत मेला ये पलामू, रामरेखा मेला ये सिमडेगा, बिस्वा मेला ये गोड्डा वगैरह में आयोजित किया जाता है। टूसू मेला हो गया जो खासकर अधिकतर जिले में आयोजित किया जाता है। जो टूसू पर्व बता रहे थे, जो टूसू मनी की याद में उसके बलिदान के प्रतीक के रूप में टूसू पर्व मनाया जाता है। तो एक मेले भी हर क्षेत्र में खासकर आयोजित किए जाते हैं, टूसू मेला उसको कहते हैं। क्लियर है? तो झारखंड के अधिकतर जिले में कुछ ऐसे मेले हैं जो कि अधिकतर जिले में आयोजित होते हैं और कुछ ऐसे मेले हैं जो कि स्पेसिफिक उसी क्षेत्र में उसी जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक यहां पर हिजला मेला है, जैसे कि यहां पर बता रहे थे झारखंड में अधिकतर जो मेले हैं ना उसका धार्मिक अपना महत्व है। ये पहला ऐसा मेला है झारखंड का जो दुमका में आयोजित किया जाता है, लेकिन ये धार्मिक महत्व के आधार पर आयोजित नहीं होता है। अधिकतर मेले जैसे कि यहां पर हमने बताया श्रावणी मेला जो भगवान शिव, जगन्नाथ मेला श्री कृष्ण और उनके भाई और उनकी बहन, भूत मेला ये भी जो एक माता का पलामू के हैदर नगर में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, करीब 100 वर्ष पुराना मंदिर है। वो प्राचीन नहीं बोलिए उसको, 100 वर्ष पुराना मंदिर है। तो वहीं पर ये भूत मेला देवी धाम के रूप में इसे जाना जाता है। रामरेखा मेला ये भगवान राम माना जाता है कि सिमडेगा में वहां पर आके निवास किए थे, उसी के लिए। बिस्वा मेला भी ये भी कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो हर के अपने धार्मिक महत्व के आधार पर आयोजित होता है। लेकिन ये जो हिजला मेला है ये इसका धार्मिक महत्व के आधार पर नहीं है, बल्कि ये एक किसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये दुमका से निकट में एक हिजला पहाड़ी है। दुमका जो मुख्यालय देख रहे हैं वहां पर ही एक हिजला पहाड़ी है, तो उसी पहाड़ी के नाम पर इसका नाम पड़ा हिजला मेला। ये अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था इस मेले का कि जो आसपास के गांव के जो जनजातीय गैर जनजातीय लोग हैं वो इस मेले में आए और अंग्रेज उसे अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं और अन्य जो जानकारियां हैं वो उनको साथ साझा कर सके। तो इस मेले का इस आधार पर महत्व है। तो ये धार्मिक मेले के रूप में नहीं जाना जाता है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एक यहाँ पर हिजला शब्द है, जैसा कि हमने बताया हिजला पहाड़ी से ही रखा गया है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारंभ किया गया था संथाल परगना के उस समय जो तत्कालीन, आपको पता है कि संथाल परगना एक जिला बना था कब? 1855 में। और उसके बाद इस जिले के जो कलेक्टर भी बहुत सारे बने थे। 1890 में एक कलेक्टर थे कास्टेरियस, उन्हीं के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। और हिजला का शाब्दिक अर्थ होता है हिजलोपाइट, एक नामक खनिज जो उस क्षेत्र में मिलता है। संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में ये हिजलोपाइट जो है खनिज मिलता है। अब जितने भी मेले आपको मिलेंगे इसका अपना धार्मिक महत्व है। जैसे श्रावणी मेला बैद्यनाथ मंदिर जो हर साल आयोजित किया जाता है देवघर में, अब जुलाई से अगस्त महीने में, 1 महीने के करीब ये पूरे भारतवर्ष, ये विदेशों में भी ये प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। गंगा जल चढ़ाने की परंपरा इसमें होती है, जो करीब 100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके श्रद्धालुगण, जिसको कांवड़िया बोलते हैं, उसको कहा जाता है। एक में सबसे बड़ी विशेषता ये है यहाँ पर कि ये जो 1 महीने चलता है ना, इसमें सबसे बड़ी परंपरा ये देखने को मिलती है कि सभी लोग एक ही वस्त्र धारण करते हैं, चाहे वो विदेश के हो, चाहे अपने स्थानीय हो, चाहे देश के किसी भी भाग से हो, एक ही तरह के रंग के वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। रथ मेला जगन्नाथ मंदिर जो रांची, जो उसे जगन्नाथ मेला भी कहा जाता है। एक नरसिंह स्थान मेला ये हजारीबाग में आयोजित किया जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा के समय ये मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? ये शहरी मेला माना जाता है क्योंकि इसमें शहर के ही अधिकतर
जो स्त्री पुरुष हैं इस मेले में आते हैं। राम रेखा मेला ये सिमडेगा झील में आयोजित किया जाता है। इसकी मान्यता यह है कि भगवान राम जब माता सीता को खोजते हुए इस स्थान से गुजरे थे, मतलब कि दंडकारण्य, सॉरी उससे पहले की ही बात है, मतलब कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब जंगल में आए थे तो दंडकारण्य जाने वक्त इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे और यहाँ पर रुके भी थे, तो उस आधार पर राम रेखा धाम मेला के नाम से इसे जाना जाता है। नौमी डोल मेला ये टाटी सिलवे में आयोजित किया जाता है हर साल। नौमी के समय इसमें भगवान कृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। इसकी भी एक धार्मिक महत्ता है। सूर्यकुंड मेला ये आपको पता है कि सबसे हजारीबाग में सबसे गर्म जल कुंड जो है वो सूर्य कुंड है, तो वहीं पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति अभी जो हाल ही में बीता उसी समय ये मेला लगता है। बुढ़ई मेला ये देवघर जिले के दक्षिण पश्चिम शोर में बुढ़ई ग्राम में ये लगता है और ये मेला जो है प्रत्येक अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आयोजित किया जाता है। इस मेले का महत्व इस आधार पर है। अगला है गांधी मेला। ये स्वतंत्रता दिवस पर सिमडेगा जिले में, गणतंत्र दिवस पर सिमडेगा जिले में एक सप्ताह के लिए गांधी मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी भी धार्मिक महत्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। गांधी मेला धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर यह आयोजित नहीं होता है। इस मेले का आयोजन जो सामूहिक रूप से जो सरकारी विभागों के द्वारा जो सरकारी या गैर सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों तक जाने उसके बारे में और उसका लाभ 100% लोगों को मिले, इस आधार पर इस मेले का आयोजन किया जाता है गांधी मेला। मंडी मेला ये हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में वैशाख, जेठ और आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? इसमें आप देखिएगा बहुत सारे वीडियोस वगैरह और फोटो वगैरह भी आप तो देखे होंगे कि लोग जो है अंगारे पर चलते हैं, धधकती अंगारों पर, कोयले पर ये चलते हैं। तो मंडी पर्व में यही चीज होता है। मंडी पर्व भी पहले भी बता चुके हैं, कल हम पर्व बता रहे थे उसी में मंडा पर्व वगैरह, तो ये मंडी मेला उसी से संबंधित है। अगला है हथीमा पत्थर मेला। ये बोकारो के फुसरो के निकट जो हाथी की आकृति वाला चट्टान जो है वहां पर बहुत सारे, वहीं पर ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। बिंदु धाम मेला ये साहेबगंज में मनाया जाता है, जो शक्तिपीठ के रूप में प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने में रामनवमी के दिन ये आयोजित किया जाता है। तो ये सारे प्रमुख मेले थे जिसके बारे में हमने यहां पर चर्चा किया है। क्लियर है? हाँ, गांधी मेला बहुत सा अगर लग सकता है, क्योंकि वो उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए और उसका लाभ उनको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा मेले से एक प्रश्न आता ही है, ज्यादा नहीं आता है, 2-3 प्रश्न तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतना कम पढ़ के हमें एक प्रश्न सोल्व हो जाए, 3 अंक मिल जाए तो उससे और क्या बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाषा और बोली में। बोली और भाषा, 1 मिनट। बोली और भाषा क्या है? तो बोली का जब साहित्यिक विकास होता है, साहित्यिक रचनाएं होती है, तो वो भाषा बन जाता है। अगर डिफरेंस दोनों में निकालिएगा तो बहुत ही कम डिफरेंस है। जो आपसे हम बात कर रहे हैं समझिए कि एक तरह से बोली है, और इसी की जब हम रचनाएं मतलब कि एक साहित्यिक रचना के रूप में देखते हैं, ये भाषा है। क्लियर है? तो दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो बोली और भाषा। अब झारखंड में भी देखिएगा तो बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। किसी का अधिकतर झारखंड में जो प्रमुख जो भाषाएं, बहुत सारी बड़ी संख्या में जो लोग बोली बोलते हैं, वो एक साहित्यिक रचना उसकी हो चुकी है और उसका अच्छा विकास भी हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे बोलियां हैं जो कि इसका अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया है।
तो जो भी झारखंड में भाषा या बोलियां हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो कैटेगरी होता है जिसको मुंडारी भाषा परिवार या फिर इसको बोला जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। जब झारखंड के जनजातियां पढ़ा रहे थे तो हर एक जनजातियों में उनकी बोलियां पर भी हम लोग भाषाओं पर भी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बताया भी था कि इनकी जो भाषाएं हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो कि आर्य भाषा या फिर इसको इंडो आर्यन भाषा कहते हैं। पहला जो होता है मुंडारी भाषा परिवार या फिर इसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन भाषाएं आ जाती है? झारखंड की बहुत सारी जनजातीय भाषा इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि मुंडारी भाषा, जैसे कि हो भाषा, जैसे कि संथाली भाषा, जैसे कि असुरी भाषा, जैसे कि बिरहोरी भाषा। क्लियर है? तो ये सारे मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत ही आते हैं या फिर इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहा जाता है। द्रविडियन जो भाषा परिवार है, जो द्रविड़ की भाषा मतलब दक्षिण भारत की भाषा के तरह है ये, तो इसके अंतर्गत झारखंड की 2 प्रमुख भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। एक हो कुड़ुक भाषा, कुड़ुक जो उरांव की भाषा है, उरांव जनजाति, और एक है माल्टो, माल्टो जो पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है। तो ये 2 भाषाएं इसमें आती हैं। तीसरा जो कैटेगरी है वो है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कि आपने नागपुरी, खोरठा, अधिकतर आप में से यही भाषा लिए होंगे, तो नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचपरगिया हो गया, कुड़माली हो गया, इसके अलावा हिंदी हो गया, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। उर्दू वगैरह हो गया, बांग्ला वगैरह हो गया। तो सॉरी, जो झारखंड की भाषाएं उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो ये इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत आता है। क्लियर यहां तक? अब इसमें ही जो भाषाएं हैं, जैसे कि हमने बताया कि मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत जो मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा है, हो जनजाति की हो भाषा, संथाल जनजाति की संथाली, असुर जनजाति की असुरी, बिरहोरी, बिरहोर जनजाति की। हाँ, इसमें कुछ ऐसी भाषाएं जिसका अच्छी खासा विकास हो चुका है, साहित्यिक रचनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी है। जैसे कि झारखंड में जितने भी भाषाएं हैं स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, तो उसमें देखिएगा एक संथाली भाषा मात्र है। संथाली भाषा एक मात्र ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है। इसे 2003 में जो 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत संथाली भाषा को शामिल किया। और झारखंड की मात्र एक ऐसी भाषा है, स्थानीय भाषा या जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जो इसमें शामिल किया गया है। इसकी अपनी लिपि भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आलोच की लिपि, जिसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू हैं। तो एक अच्छा विकास हुआ है। उसी तरह मुंडारी भाषा का भी, और भी झारखंड सरकार ने प्रपोजल में दिया है कि 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल किया जाए। अभी 8वीं अनुसूची में कुल भारतीय भाषाओं में 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें झारखंड की एक भाषा है। अब यहीं पर हम लोग इन भाषाओं के बारे में, ऐसे इन भाषाओं के बारे में तो जब जनजातियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने बताया भी था कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि मुंडारी भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में, जैसे कि संथाली भाषा। तो संथाली भाषा जो है संथाल जनजाति में, संथाल परगना में सबसे ज्यादा बोला जाता है। और ये 42वां नहीं होगा, ये 92वां होगा। 92वें संविधान संशोधन में 2003 में इसको शामिल किया गया। इसकी अपनी लिपि भी है, आलोच की लिपि। इसको हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में ओल चिकी इस तरह से लिखा जाता है, और हिंदी में आलोच की। एक चीज और, संथाली भाषा को एक और नाम से जाना जाता है, होड़ रोड। जैसे कि आगे हम बताएंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। जो मुंडारी भाषा होता है ना और संथाली भाषा, तो संथाली भाषा को होड़ रोड कहा जाता है, मतलब होड़ लोगों की बोली संथाली भाषा को कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पढ़िएगा तो वहां पर होड़ जोगर मिलता है, होड़ जोगर। तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, होड़ जोगर किससे संबंधित है और होड़ रोड किससे संबंधित है। तो ये होड़ रोड है, संथाली भाषा को कहा जाता है, होड़ लोगों की बोली।
और जो होड़ जोगड़ ये मुंडारी मतलब मुंडा जनजाति से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने बताया इसकी अपनी लिपि भी बन चुकी है और इसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू थे। और झारखंड में जो संथाली भाषा बोली जाती है, कुछ शुद्ध संथाली होती है जो संथाल परगना के बहुत सारे जिलों में बोली जाती है, और कुछ मिश्रित, जैसे कि मिश्रित का मतलब कि जैसे संथाल परगना में बहुत सारी भाषाएं अलग अलग है, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला। बांग्ला पश्चिम बंगाल से नजदीक है इसलिए उसका असर है। उर्दू बहुत सारे वहां पर जो इस उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या वहां पर भी ज्यादा है, इसलिए वहां पर उसका मिश्रण मिलता है। हिंदी बोलने वाले की भी संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पर मिश्रण मिलता है। तो शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली, और मिश्रित संथाली में वही बांग्ला, उड़िया, मैथिली और हिंदी जैसे वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा छोटा नागपुर में खासकर बोला जाता है, और झारखंड में देखिएगा तो ये 4 क्षेत्र इसको मिलते हैं, 4 रूप मिले हैं। खूंटी और मुरहू में बोली जाने वाली मुंडारी को हसद मुंडारी, तमाड़ के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली मुंडारी को तमड़िया मुंडारी, और केयर रांची के आसपास बनने वाली मुंडारी जो भाषा होती है उसको केयर मुंडारी कहा जाता है। और एक और वर्ग होता है नागपुरी। छोटा नागपुर में भी देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में नागपुरी बोला जाता है, तो नागपुरी के साथ जो मिश्रित मुंडारी भाषा बोला जाता है तो उसी को बोला जाता है यहां पर नगुरी मुंडारी। क्लियर है। अगला है हो भाषा, जो हो जनजातियों में बोला जाता है, खासकर जो सिंहभूम क्षेत्र है हो जनजाति उसी में निवास करते हैं, तो उसी में देखने को मिलता है। इस भाषा का विकास तो उतना नहीं हो पाया है जितना मुंडारी और संथाली भाषा का हुआ है, कुड़ुक भाषा का हुआ है, क्योंकि ये जो हो जनजाति के लोग हैं वो अपने तक सीमित रहते हैं। इसकी अपनी उच्चारण पद्धति और शब्दावली वगैरह देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ वर्षों से इसमें विकास हो रहे हैं। उसके बाद खड़िया, ये खड़िया जनजाति की भाषा है। अब उसके बाद हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं, जिसमें कि प्रमुख है कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा जो है उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा है। क्लियर है। और ये भी अच्छा विकास हुआ है, जब हम लोग भाषा साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे भी। और कुड़ुक से ही मिलती जुलती एक भाषा है माल्टो भाषा। हमने बताया था इसमें 2 भाषाएं हैं, कुड़ुक और माल्टो। ये माल्टो इस तरह से भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ट भी है यहां पर, और इंग्लिश में MALTO, माल्टो। तो हम यहां पर अशुद्धियां तो नहीं दिखाने आए हैं, कॉन्सेप्ट देने आए हैं, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला है इंडो आर्यन भाषा, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगिया हो गया, इसके अलावा कुड़माली हो गया, तो इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी सबसे अधिक विकास हुआ है हिंदी का झारखंड में, सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा ही हिंदी है। लेकिन अफसोस कि JSSC के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है कि हिंदी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि अब देखिएगा बचपन से जो भी कोर्सेस वगैरह कराए जाते हैं, हिंदी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। किताबें या तो 2 लैंग्वेज में होती है, या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। दोनों सिलेबस से मतलब JSSC के सिलेबस से हटा दिया गया है, और जो सिलेबस मतलब जो हम पढ़ाई नहीं करते उनको जोड़ दिया गया है। क्लियर है। तो हिंदी झारखंड की राजभाषा भी है, प्रथम। द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है, तो उर्दू को तो रखा गया है JSSC की भाषाओं में। हिंदी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, दूसरा राज्य भाषा, अधिकतर जो काम वगैरह होते हैं इसी में होते हैं या फिर अंग्रेजी में होते हैं। उसके बाद खोटा है, खोटा भी एक सदानी भाषा है, या फिर इसको इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। खरोष्ठी लिपि से इसको जोड़कर देखा जाता है। ध्यान रखिएगा जो खोटा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, या फिर अन्य लिपि का भी उपयोग किया जाता है खोटा लिखने के लिए, और खोटा भी तो चर्चा में ही है। इसका सिलेबस जो जारी किया गया पहली बार एडवर्टाइजमेंट के साथ, फिर आंदोलन हुए, सिलेबस चेंज करने के लिए आजकल आंदोलन होते हैं, वही ठीक था। फिर दूसरी बार हुआ तो आंदोलन होने से सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया। फिर तीसरी बार जारी हुआ है कल परसों, तो सिलेबस बहुत ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। एक्चुअली से ये दिक्कत हो रहा है कि अब कम समय बचा हुआ है, अगर सिलेबस इस तरह से चलते रहेंगे
चेंज होते रहेंगे। अब फिर से आंदोलन हो रहे हैं, फिर चौथी बार भी सिलेबस जारी होगा ही, तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे इसी में, तो पढ़ाई कब कीजिएगा। तो एक समस्या ये है, चलिए जो भी है। खोटा, और खोटा जो है अधिकतर जो है ये मागधी प्रकृत भाषा से विकसित हुआ है, और ये झारखंड के हजारीबाग हो गया, गिरिडीह, धनबाद, रांची वगैरह, इसके अलावा उत्तरी भाग, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में और पलामू के उत्तर पूर्वी भागों में ये बोला जाता है। पंचपरगिया, ये नाम से ही है पंचपरगिया, मतलब आपको पता है कि जब मुंडा राज्य स्थापित हुआ था तो बहुत सारे परगना का निर्माण, परगना मतलब एक क्षेत्र होता है, जैसे संथाल परगना, तो कई गांव मिलकर परगना का निर्माण होते हैं, 10 से 15 गांव मिलकर परगना बनते हैं। तो छोटा नागपुर में 5 परगना मिलकर यही पंचपरगिया बनते हैं। और ये 5 परगना कौन कौन थे? तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू और सिल्ली। और इस क्षेत्र में जो बोली जाती भाषा है उसी को पंचपरगिया कहा गया। कुड़माली, जो कुर्मी जाति के लोग बोलते हैं, सादानी भाषा के अंतर्गत ये आता है, और ये अधिकतर जो है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना में बोला जाता है। नागपुरी, ये नागवंश से संबंधित है, नागवंशियों के द्वारा इस भाषा का आविष्कार किया गया। इसकी भी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही उपयोग किया जाता है, या फिर अन्य लिपि भी। इसका भी विकास, अच्छा विकास हुआ है एक भाषा के रूप में, और पूरे झारखंड में ये भाषा प्रचलित है, लेकिन अधिकतर छोटा नागपुर हो गया, पलामू क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में बोला जाता है। नागवंशियों की ये मातृभाषा होने के कारण गौरव प्राप्त होता है। सादरी और गंवारी नाम से भी नागपुरी को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, इन भाषाओं के अतिरिक्त जो हमने अभी पढ़ा, मुंडारी भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशिक भाषा परिवार के अंतर्गत, द्रविडियन भाषा परिवार और इंडो आर्यन भाषा परिवार, तो इसके अंतर्गत इन सारी की भाषाओं को पढ़ा है। इसके अलावा भी झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी, उड़िया, मगही, अंगिका, और यही 3-4 भाषाओं को भी जो शामिल किया गया उसी के लिए का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन बोली जाती है बहुत सारे क्षेत्रों में। अंगिका हो गया, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, जिप्सी, ये सारी भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि झारखंड में भोजपुरी भी बहुत सारे क्षेत्र में बोली जाती है, खासकर जो बिहार से सट, जैसे आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं उस क्षेत्र में बंगाल बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है। उड़ीसा से सटे हुए जिले हैं तो उसमें उड़िया बोली जाती है, इसलिए राज्य सरकार ने राज्य की भाषाओं में 12 भाषाओं में उड़िया, बांग्ला और उर्दू को शामिल किया, जबकि भोजपुरी, मगही और अंगिका को जिलेवार भाषा में शामिल किया, कि फिर भी आंदोलन हो रहे हैं। अब आंदोलन करने वाले को तो रोका नहीं जा सकता है, हाँ बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में, कुछ अगेंस्ट भी है, क्लियर है। लेकिन एक चीज यहां पर है कि जैसे कि अब बिहार से सटे हुए जिले हैं, जैसे आप मानते हैं कि बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में बंगाली बोला जाता है, उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र में उड़िया बोला जाता है, आप उसको मान्यता, वो भी राज्य की भाषाओं में मान्यता दे रहे हैं। तो जो जिले सटे हुए हैं बिहार से, वहां तो भोजपुरी और उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, अधिकतर लोग नहीं तो कुछ ही लोग तो बोलते ही होंगे। और ये यहाँ के जो इतिहासकार हैं उन चीजों को वो बताते भी हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, इतिहासकार के आधार पर यहाँ पर डिवीजन किया गया है। जैसे कि जो भोजपुरी बोला जाता है ये आदर्श भोजपुरी पलामू के क्षेत्र में, देखिएगा पूरा पलामू का अधिकतर क्षेत्र में भोजपुरी वगैरह का अच्छा प्रचलन है। इसके अलावा नागपुरिया, सदरी और सदानी भोजपुरी जो छोटा नागपुर के गैर आदिवासियों में ये प्रचलित है, क्लियर है। इसीलिए को सरकार बोली भी है कि हम इसका अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद जो आंदोलन है उस पर सोच विचार करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे भाषा में रहे या न रहे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में भी बोली जाने वाली मगही भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है। इसके अलावा एक भाषा विज्ञानी थे डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन, मगही को जिसको लेकर आंदोलन हो रहा है कि आपने क्यों शामिल कर दिया, तो एक प्रमुख विद्वान हुए। उनके आधार पर देखिएगा तो उन्होंने झारखंड में जो मगही भाषा बोली जाती है उसको 2 भागों में बांटा है, एक आदर्श मगही के रूप में और पूर्वी मगही के रूप में। आदर्श मगही जो भाषा है वो हजारीबाग और पूर्वी पलामू में बोला जाता है, और जो पूर्वी मगही है ये रांची, हजारीबाग के क्षेत्रों में बोला जाता है, क्लियर है। पंचपरगिया तो अभी बता चुके हैं। ये अंगिका,
अंगिका जो है वो मैथिली जो भाषा है ना, जो बिहार में अधिकतर बोली जाती है, उसी का एक रूप है अंगिका। अंगिका को लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं। अंगिका जो भाषा है, विद्वानों के अनुसार, जो झारखंड के लेखक प्रमुख रहे, रचनाकार रहे हैं, उसमें यहां पर देख सकते हैं अंगिका जो है वो प्राचीन जो मैथिली भाषा उसी का एक स्वरूप माना जाता है अंगिका को। और ये झारखंड के मुख्यतः जो गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, देवघर आदि क्षेत्रों में ये प्रचलित है। इसके अलावा 6ठी शताब्दी के ग्रंथ ललित विस्तार की रचना भी इसी भाषा में की गई थी। तो एक अंगिका भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। जिप्सी भी झारखंड में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ छिटपुट किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है। उर्दू झारखंड की द्वितीय राजभाषा है, जो कि यहाँ पे बोली जाती है। बांग्ला भी तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर झारखंड को डिवीजन करें तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर संथाली है और तीसरे स्थान पर जो है वो बांग्ला है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे बीच बीच में लिखा देंगे, लेकिन एक जगह ये रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो ये जितनी भी भाषा और बोली से संबंधित था, झारखंड में जो प्रमुख भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन पर हमने चर्चा कर लिया है। इसमें किसी को डाउट है, कहीं पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में तो अधिकतर अब आपको याद करना है, क्योंकि अधिकतर चीजें तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अब झारखंड के साहित्य को देखिए किस तरह से डिवीजन किया गया है। जो अभी मैंने पढ़ा भाषा और बोली वही चीज है यहाँ पर, सिर्फ इसको रचना के आधार पर क्या क्या इसमें हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। क्या पूछ रहे हैं इसमें, खोटा भाषा कौन से? आप क्लियर लिखिएगा, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में या फिर पूछ रहे क्षेत्र वगैरह तो बता चुके हैं। लिपि पूछ रहे हैं, तो लिपि उसका उपयोग अभी देवनागरी लिपि ही किया जाता है। आप अगर मान लीजिए पढ़ते भी है तो। झारखंड के साहित्य को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला जनजातीय साहित्य है, इसके अंतर्गत जैसे कि मुंडारी भाषा हो गया, संथाली भाषा, हो भाषा हो गया, कुड़ुक भाषा हो गया, कुरमाली। क्लियर है।
सॉरी कुड़माली तो उसमें आएगा ना आपका, कुड़ुक भाषा हो गया। ध्यान रखिएगा हम लोग इसमें उन्हीं भाषाओं को, सारी भाषाओं को नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं भाषाओं को पढ़ेंगे जिनका एक अच्छा विकास हुआ है और उससे संबंधित साहित्य और साहित्यकार हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा इसमें कैटेगरी है वो सादानी भाषा। सादानी भाषा के अंतर्गत जो नागपुरी हो गया, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगिया, कुड़माली, ये प्रमुख हो गए। और तीसरा इसमें कैटेगरी आ जाता है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमने दो चीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इन भाषाओं में विकास है। हिंदी तो पूरे भारत की भाषा है, तो इसका विकास बहुत अच्छा हुआ ही है। तो इसमें दो चीज श्रेणी में आते हैं, गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। वही पद्य में कविता वगैरह होते हैं, गद्य में इसमें हम लोग तीन चीजें डिस्कस करते हैं। दिख रहा है ना सभी को? गद्य साहित्य में इसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध वगैरह भी आता है, लेकिन हम लोग को सब नहीं पढ़ना है। पद्य साहित्य में जो उनकी विशेष भूमिका रही है उस पर हम लोग को चर्चा करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। झारखंड के साहित्य, जनजातीय साहित्य। अब ध्यान रखिएगा, अगर मुंडारी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसके जो रचनाकार रहे हैं, प्रमुख किताबें ली गई, जैसे मुंडा भाषा पर पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? जनजातीय साहित्य और सदानी साहित्य में सबसे बड़ी भूमिका रही अंग्रेजों की, खासकर जनजातीय साहित्य को विकसित करने में, खासकर ईसाई मशीनरीज की सबसे बड़ी भूमिका रही। आज जब हम संथाली भाषा इतना विकसित देख रहे हैं, कुड़ुक भाषा हो भाषा हो या फिर मुंडारी भाषा हो, इनको सबसे विकसित बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ईसाई मशीनरीज की रही। और आज की डेट में तो आजादी के बाद और भी ज्यादा ये विकसित हुई। जो इसमें प्रमुख स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा बहुत सारे इसमें रचनाकार हुए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एक इसमें बताएंगे, एक डीसी आर्चर है, उनका नाम आर्चर करके ही नाम है। उन्होंने हर एक जनजातियों के लोकगीत और लोक जो नाट्य हैं, लोक गीत संगीत है, उनका संग्रह किया है उन्होंने। तो आगे वो मिलेंगे आपको, आरसी आर्चर या फिर डीसी आर्चर है, आगे आपको मिलेगा। तो ये सब याद करने के एक तरीके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतने सारे आपको मिलेंगे। अभी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मुंडारी साहित्य, तो इनके जैसे कि टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या क्या करना है वो जो आपका काम रहेगा, इसमें एक साइड बनाइएगा। मान लीजिए भाषा है मुंडारी भाषा, तो एक वर्ष एक साइड लिखिएगा, पुस्तक का नाम, और एक साइड लिखिएगा रचनाकार, साहित्यकार। और इसी तरह के हर एक भाषा में करना है आपको। हम यहां पर आपको दे देंगे पीडीएफ में सारा चीज कि कौन कौन प्रमुख रहे हैं। अब आपको ये टेबल बना के उसको प्रेजेंट कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ रिमार्क वगैरह कर दीजिए। रिमार्क में क्या लीजिएगा, जैसे कि कुछ इसकी विशेषता है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि संथाली भाषा पर, मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर रिमार्क में लिख दीजिए कि ये प्रथम पुस्तक है। वोकेबुलरी शब्दावली जो है, शब्दकोश, तो प्रथम कब इस भाषा पर आया था, तो यहाँ पर आप नोट में कर लिए कि हाँ ये प्रथम पुस्तक है। तो ये सारी चीजें आप ये टेबल में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर संथाली है, संथाली भाषा विकसित भाषा है, सबसे विकसित भाषा बोल सकते हैं जनजातीय और क्षेत्रीय में। और ये संथालों की भाषा है। इसमें जो कहानी वगैरह मिलते हैं, जैसे कि इसमें भी वही गद्य और पद्य वगैरह मिलते हैं, तो इसमें जो अधिकतर जो हमें कहानी के पात्र मिलते हैं वो पशु वगैरह मिलते हैं, पशु पात्र, जंगली पशु पात्र होते हैं। साथ ही इनकी कहानी में ऐतिहासिक जो बोध होता है, उनके बारे में ऐतिहासिक संघर्षों का बोध होता है।
क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं, ये लिपि तो बता चुके हैं। एग्जाम में हाँ एक चीज और डेट पूछा जाता है, तो डेट याद रखिएगा, 1941 में आलोचकी लिपि का आविष्कार हुआ था। संथाली भाषा का जो शिष्ट साहित्य है वो माना जाता है उसका आविष्कार समृद्ध हो चुका है, और पहली पुस्तक संथाली भाषा पर प्रकाशित हुई थी 1852 में, दूसरी 1868 में, जो एक वोकैबुलरी थी, शब्दकोश था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, प्रथम पुस्तक क्या, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि मतलब रोमन लिपि में, जिसमें कि इस भाषा के बारे में जे फिलिप्स के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज ये लिखा गया था। ये पुस्तक का नाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक कब लिखी गई थी। पहला प्रश्न ये बनेगा, तो 1852 में। पूछा जा सकता है कि संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जे फिलिप्स के द्वारा। तीसरा प्रश्न इसी प्रश्न में बनेगा कि संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक जो लिखी गई थी उसका नाम क्या था, तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। प्रश्न यहां पर हर तरह के बन सकते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको याद कितना है। इसमें हम तो एक एक रट नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पर रटवा नहीं सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप इसको याद कीजिए। 18 में इसमें एक ये प्रश्न बन सकता है कि संथाली भाषा पर जो प्रथम शब्दकोश आया था, वोकैबुलरी जारी किया गया था, वो कब हुआ था, तो 1868 में। इसका नाम था, ये भी पुस्तक जो था, E.L. पक्सुले ने लिखा था इसे, ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। एक शब्दकोश था, अर्थ बताया गया था कुछ शब्द का, जैसे कि संथाली भाषा को होड़ रोड़ कहा जाता है, तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ, तो होड़ लोगों की बोली। क्लियर है। अब देखिए यहां पर सारे पुस्तक का नाम, जैसे कि जे फिलिप्स ने एन इंट्रोडक्शन टू द, रे ई पक्सुले ने ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज 1868 में, उसके बाद L.O. स्क्रिप्ट रूड एक ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज 1873 में, एक कैंपबेल ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 में लिखा था। ये सारे देखिए यहां पर सारा लिखा हुआ है, ये भी यही बोल रहे थे, हाँ इसका नाम था W.G. आर्चर। अधिकतर जनजातीय भाषाओं में इसका काम जो रहा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको एक हिंट यहां पर आपको मिल जाएगा कि जब भी अगर पूछे ना W.D. आर्चर के द्वारा किस चीज का संग्रह किया गया था, या फिर लोकगीतों का संग्रह किसके द्वारा किया गया था झारखंड में, तो W.G. आर्चर ने किया था। तो उसके द्वारा एक पुस्तक होड़ सेरेज एवं होड़ दौड़, इसमें लोकगीत का संग्रह था, और अधिकतर जनजातियों में लोकगीत का संग्रह, संगीत का संग्रह इसके द्वारा किया गया है। क्लियर है। एक ये प्रश्न आ चुका है, ये डोमन साहू समीर का, ये हम देखे हुए हैं, कुछ इसमें प्रश्न हम बता दे रहे हैं जो पहले पूछा जा चुका है। अब ये नहीं बताएंगे कि यही प्रश्न एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, सभी को आपको याद रखना है। इसका नोट्स हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाइएगा वहां पर PDF सेक्शन में, वहां पर मिलेगा। और जो हमने टेबल बनाने के लिए बोला है, जैसे कि यहां पर देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जे फिलिप्स के द्वारा लिखा गया, तो जो हमने यहां पर टेबल बनाया था उसमें क्या करेंगे, 1852, तो 1852 वर्ष हो गया, पुस्तक का नाम एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। रचनाकार कौन हुए, जे फिलिप्स। अब यहां पर रिमार्क में मतलब कि कुछ इसके बारे में तथ्य लिख दें, तो संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक, और ध्यान रखिएगा ये आज याद कर लेते हैं तो कल भूल जाइएगा, तो अभी कुछ दिन आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा सभी को इस तरह से करके,
और एग्जाम जिस दिन देने जाइएगा उसको एक बार सब जरूर देखिएगा, ना तो कंफ्यूज होना ही है एग्जाम में, क्योंकि ये सारी चीजें जब एग्जाम आता है ना तो जैसे बोला जाता है ना कि एग्जाम के समय हम क्या रिवीजन करें, तो यही सब रिवीजन करने के लिए फैक्ट रिवीजन करना पड़ता है उस दिन, क्योंकि सारे तो झारखंड जीएस, क्योंकि एक ही दिन सारा एग्जाम होगा, तीनों पेपर एक ही दिन, कौन छोड़े कौन रिवीजन करे, तो हम उन चीजों को पकड़ते हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं जिसमें भूलने के हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस दिन रिवीजन कर लेते हैं, तो ये चीजें हमें याद रहते हैं कि हाँ ये हम अभी रिवीजन आए चाहे नहीं आए उससे तो मतलब अब एग्जाम में हम लोग नहीं जान रहे कि आएगा कि नहीं, हाँ लेकिन एक दो प्रश्न रहता जरूर है, 2 प्रश्न रहे 3 प्रश्न रहे रचनाकार से। जैसे जेपीएससी पीटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें तो इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 10 मार्क्स का, और इसमें 2-3 प्रश्न 3 प्रश्न भी आता भी है, पहले भी के प्रश्न आप सोल्व कीजिए उसमें देखिएगा, तो 3 तिहाई 9 यहाँ पर भी, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का होता है, तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इस एग्जाम में तो आपको एक एक प्रश्न पर आपको एकदम 100% सही करके आना है, और गलत कर दिए तो समझिए कि 1 मार्क्स कट गए, छोड़ दिए तो चलिए छोड़ने से अच्छा है कि आप याद कर लीजिए। तो ये हमने एक का ट्रिक बताया है किस तरह से आपको याद रखना है। अब इसमें हम हर का तो डिस्कस नहीं कर सकते, हाँ कुछ कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि ये सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई तो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है, हाँ कुछ पुस्तकें संथाली भाषा, चूंकि अपनी इसकी लिपि भी विकसित हो गई है, तो लिपि विकसित होने के बाद इसी भाषा में संथाली भाषा में ही विकसित, मतलब संथाली भाषा में पुस्तकें लिखी गई। संथाली भाषा पर कुछ देवनागरी लिपि में भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें प्रमुख योगदान रहा सरदा प्रसाद किस्कू का, जिन्होंने भूरका इम्पल एक कविता संग्रह है जो 1953 में लिखा था। डोमन साहू, ये भी एग्जाम में आ चुका। दिसोम बाबा, ये लोकगीत छंद है, एग्जाम में ये पूछा गया है दिसोम बाबा किसके द्वारा लिखित है, या फिर डोमन साहू इनमें से कौन सा पुस्तक का लेखक है। तो डोमन साहू ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी है, इसमें दिसोम बाबा हो गया, फिर एक बसमुंडा, ये सारी पुस्तकें उसके द्वारा लिखी गई है। अब मुंडारी भाषा में आते हैं। मुंडारी भाषा का भी अच्छा विकास हुआ है झारखंड में, और इसकी जो प्रमुख पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो जेसी व्हिटली के द्वारा मुंडारी प्राइमर, जो 1873 में प्रकाशित हुई, ये प्रथम पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद ए नोटोट जो मुंडारी ग्रामर है, ये 1882 में प्रकाशित हुई। इसी लेखक के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी मुंडारी बाइबल, जो 1899 में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रथम 3 प्रारंभिक पुस्तक थे जो मुंडारी भाषा पर लिखी गई थे, जिसमें जेसी व्हिटली ने मुंडारी प्राइमर 1873 में, ए नोटोट के द्वारा मुंडारी ग्रामर 1882 में, और मुंडारी बाइबल 1899 में। इसके बाद और भी बहुत सारी पुस्तकें समय समय पर प्रकाशित हुई। यहां पर भी देखिए WG आर्चर यहां पर भी मिलेंगे, जो मुंडा लोकगीत था उसको संग्रह इन्होंने किया था। फिर इसके बाद और भी है यहां पर बहुत सारे, एक यहां पर इसको याद रखिएगा, हम याद सभी को करना है, कुछ हाईलाइट कर दे रहे हैं। सुखदेव बरिदियार भगवान बिरसा नाटक एक लिखा था इन्होंने। मनिंद्र भूषण भादुड़ी, जो मुंडारी से इंग्लिश शब्दकोश इन्होंने लिखा था। स्वर्णलता प्रसाद, इन्होंने मुंडारी से हिंदी शब्दकोश इन्होंने लिखा था, और भी बहुत सारे यहां पर हैं। अब हो भाषा में आते हैं। हो भाषा का एक शिष्ट साहित्य 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका अच्छा, जैसा कि हमने बताया था, इसकी अपनी शब्दावली है, अपनी उच्चारण है, तो एक ये भी विकसित भाषा के अंतर्गत आता है। हो भाषा पर पहली जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1840 में ही हुआ था, मतलब 19वीं सदी में ही, और वो प्रकाशित किया गया था सोसाइटी ऑफ बंगाल के, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, ये प्रथम पुस्तक थी जो हो भाषा पर प्रकाशित हुई थी 1840 में। कौन प्रकाशित किया था वो भी याद रखना है, पुस्तक का नाम और कब। उसके बाद फिर भीमराव सोलंकी द्वारा हो काजी एक व्याकरण ग्रंथ था जो 1886 में। फिर रेव ए नोट ट्राटे के द्वारा ग्रामर ऑफ द कोल,
हो जनजाति को कोल भी कहा जाता है, तो वही कोल 1905 में। WG आर्चर यहां पर भी मिलेंगे, देखिए यहां पर हो दुरंड, हो लोक गीतों का संकलन इन्होंने 1942 में किया था। हॉफमैन यहां पर एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1930 में। और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, प्रमुख लेखक जो इसके हैं हो जनजाति मतलब हो भाषा के, उनके नाम हैं। अगला है खड़िया जनजातीय भाषा। ये भी एक समृद्ध, उतना ज्यादा जो अभी तक पढ़े भाषाओं में उतनी समृद्ध नहीं है, लेकिन ये भी समृद्ध एक भाषा है। इसका स्वतंत्रता के बाद अच्छे खासे इसका विकास हुआ। इस पर प्रथम जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1886 में, मतलब श्रेष्ठ साहित्य के रूप में यह आरंभ हुआ था। इसका जो प्रथम पुस्तक हुआ था प्रकाशित, वो गगन चंद्र बनर्जी ने प्रकाशित किया था। ये एग्जाम में आया हुआ भी, ये भी है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, जो 1894 में ये प्रथम पुस्तक आई थी खड़िया लैंग्वेज पर। फिर यहां पर एच फ्लोर एवं थेसेंस के द्वारा डिक्शनरी ऑफ द खड़िया लैंग्वेज 1934 में। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो खड़िया लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। यहां पर भी देखिए WC आर्चर यहां पर भी मिलेंगे, इन्होंने भी खड़िया लैंग्वेज में, मतलब जो खड़िया जनजाति के जो लोकगीत है उसका संग्रह किया था, और ये संग्रह सारे का 1942 में ही हुआ था। एक प्यारे करकट्टा एक प्रमुख हैं, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं जामा बहार, मेरोड डव, डोकलोआ एक रिपोर्ट है ये, और भी बहुत सारे हैं। मतलब इनकी भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहा खड़िया भाषा में। कुड़ुक भाषा जो उरांव की भाषा अगली है, ये भी एक विकसित भाषा के और एक संपन्न लोक साहित्य इसका भी मिलता है। और कुड़ुक भाषा में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं 40 के दशक में, मतलब 1940 से 41 से प्रारंभ हो चुका था, जिसमें एक नाम आता है इग्नेस बेक। 1940 में इन्होंने एक बीज बीनको नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। 1950 में आह्लाद तिर्की ने धूमकुड़िया, धूमकुड़िया आपको पता है, धूमकुड़िया उरांव जनजाति में युवा गिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है, तो उसी के नाम पर आह्लाद तिर्की ने एक पत्रिका निकाली थी 1950 में। इसके अतिरिक्त कुड़ुखन, कुड़ुक झरिया, सिगनी दई, जोहार, बहुत सारे पत्रिकाएं जो है प्रकाशित हुई है, कुड़ुक रचनाएं जिसमें शामिल हैं। अब इसके प्रमुख पुस्तक है, वो तो पत्र पत्रिकाएं थे जिसको हमने बताया। अब इसके पर कुड़ुक भाषा पर प्रथम पुस्तक कब लिखी गई थी, तो वो लिखा गया था 1874 में फ्लेक्स के द्वारा, एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, उरांव लैंग्वेज जो कि कुड़ुक भाषा है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रमुख हुए। फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा कुड़ुक ग्रामर 1900 में, एक और पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, कुड़ुक से अंग्रेजी डिक्शनरी 1903 में। और भी बहुत सारे यहां पर नाम पुस्तक, आह्लाद तिर्की ने एक पुस्तक भी लिखा था कुड़ुक सरहा 1949 में। और भी यहां पर नाम आपको यहां पर लेखक के और उनके पुस्तकों के मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग, ये जनजातीय जो प्रमुख साहित्य थे उनके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम लोग सदानी साहित्य में चर्चा करेंगे। सदानी साहित्य में भी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसी भाषाएं जिसका अपना विकास हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग खोटा भाषा पर बात करेंगे। और खोटा भाषा भी जब सबसे ज्यादा चर्चा में भी है, इसका 3 बार सिलेबस आ चुका है, चौथा बार भी आने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं, खोटा का भी अच्छा विकास हुआ है। खोटा भाषा में देखिएगा ना, तो अधिकतर जो कहानी या जो इसके जो पात्र मिलते हैं, राजा रानी की कहानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानी वगैरह इसके कथाओं में मिलते हैं। जैसे कि अभी आप में से कोई भी खोटा लिए होंगे ना, तो उसमें जो इसके कहानी वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो उसमें देखिएगा अधिकतर पात्र जो हैं वो राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी पर आधारित कहानी होते हैं। खोटा जो सिद्ध साहित्य के रूप में विकास प्रारंभ हुआ था 1947 ईस्वी के पूर्व से ही देखा जाता है। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी इसके द्वारा निकली गई थी, जैसे कि आजादी के पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने बहुत सारे इसमें रचनाएं की थी। आजादी के बाद 1957 में प्रथम खोटा पत्रिका निकली थी जिसका नाम था मातृभाषा, और एक 1970 में खोटा पाक्षिक एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था।
एक 1997 में लुआठी नामक पत्रिका, लुआठी मतलब समझते हैं ना, अधजली जो लकड़ी होती है ना, अधजली लकड़ी, उसको लुआठी कहा जाता है। घर में अगर सुने होंगे तो आप थोड़ा लुआठी से मार दो, तो ये लुआठी शब्द उसी से है। तो लुआठी नामक पत्रिका जो है 1997 में अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में, सॉरी, लुआठी नामक जो पत्रिका थी 1997 में प्रकाशित हुई थी। और एक और अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में सहिया नामक एक द्विमासिक पत्रिका निकली थी। तो ये पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में था। अब यहां पर है प्रमुख रचनाकार, इसके कौन कौन हुए। तो श्रीनिवास पानूरी ने मेघदूत एक पुस्तक लिखा था 1950 में। इन्हीं के द्वारा एक और पुस्तक दिव्य ज्योति एवं बाल किरण 1954 में। गजाधर महतो के द्वारा पुटुस फूल कहानी संग्रह 1988 में। और भी बहुत सारे यहां पर हैं लेखक रचनाकार, बहुत सारे हैं। भगवान बिरसा पर 1991 में यह लिखा गया था धनपर महतो के द्वारा। क्लियर है। ये भी पढ़ना है ना आप लोग को, शायद हम कहीं सुने थे, देखे थे सिलेबस, तो उसमें हमको पता चला था। ये एक मौनी फूल, ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। एक मौनी फूल, मौनी मतलब होता है टोकरी। और पथिया डोंगी महुआ, ये काव्य संग्रह है, प्रमुख रचनाएं इसके हैं। अभी के रचनाकारों में बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें शांति भारत, भोगनाथ ओहदार, कमलेश सिंह, विनोद कुमार, भोला राम ओहदार। अभी जैसे एक बियोन ओहदार के भी एक रचना है, उनको भी पढ़ना है, जो प्रमुख है इसमें। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। उसके बाद आते हैं पंचपरगिया। पंचपरगिया भी एक विकसित भाषा इसको नहीं बोली जाती है, एक विकासशील अवस्था में है ये, मतलब इस पर भी वो बहुत सारे काम करने बाकी है, बोल सकते हैं इसका। इसमें प्रमुख रचनाकार आते हैं विनंद कवि, जो छोटा नागपुर ताल मंजरी, इसके अलावा गौरान सिंह, सोबरन कवि, बरजू राम, दीना आदि घर आते हैं। आधुनिक कवियों में इसमें आते हैं जो पंचपरगिया में ज्योतिलाल महादानी, राम कोष्ठो, विपिन बिहारी वगैरह इसके प्रमुख हैं। अगला है कुड़माली भाषा। कुड़माली भाषा जो कि एक सदानी भाषा है, इसके जो प्रमुख रचनाकार हुए उसमें जो नाम आता है जगराम का, जो कि जगरामी रामायण जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। बुधु महतो के जो करम गीत 1913 में लिखी गई थी। 18वीं सदी में ईसाई पादरी विल्सन मार्क द्वारा रचित कुड़माली भाषा की महान पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 14वीं शताब्दी से ही कुड़माली भाषा इसका प्रारंभ हो चुका था। जब एक नाम था चंडीदास के पुस्तक करमालिका घंघर एक प्रकाशित हुई थी, तो एक प्रमुख पुस्तक के रूप में जानी जाती है। और भी बहुत सारे इसमें रचनाकार हुए। रामेश्वर महतो झूमर गीत और पाला संगीत का इन्होंने संग्रह किया था। नंद किशोर सिंह पथे चलक लेहा नमस्कार जैसे इन्होंने रचना की थी। सृष्टिधर सिंह कटारिया जो भात भगवान और मान भूमेक, पघौरा, साधन संगीत वगैरह का संग्रह किया था।
18वीं से 19वीं सदी के जो प्रमुख कवि रहे कुड़माली भाषा में, उनका नाम आता है बरजूराम तांती, भौपिता प्रीतानंद, दीनानाथ राय और भी अन्य कवि हैं। इसके अलावा आरंभिक कवियों में आते हैं नाम कमला झरिया, चैतन्य कर्माक, बिपिन बिहारी मुखी। अब आते हैं नागपुरी में। नागपुरी भी एक समृद्ध साहित्य माना जाता है और इसके लिखित साहित्य भी संपन्न साहित्य के रूप में जाना जाता है। प्रथम प्रारंभिक कवियों में जो चूंकि इसका विकास भी नागवंशियों से हुआ था, नागवंशियों की मातृभाषा के रूप में इसे जाना जाता है, तो उनमें ही सबसे बड़ी भूमिका रही रघुनाथ निरुक्ति के, जो कवियों में प्रमुख रहे। इसके अलावा हनुमान सिंह, बरजूराम, जय गोविंद, घासी राम, महती घासी और भी बहुत सारे यहाँ पर रचनाकार हुए हैं। इसके अलावा सगुन भक्ति धारा से संबंधित है इनकी रचनाएं। आधुनिक काल के कवियों में प्रफुल्ल कुमार राय, इनका नाम आता है नागपुरी भाषा में। सहनी उपेंद्र पाल नहन, शिव अवतार चौधरी, लाल नन विजय नाथ सहदेव, डॉक्टर बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, गिरधारी राम गोंझू, इन्हीं को मिला है पद्मश्री। गणतंत्र दिवस पर आपको पता है कि उस समय पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो महान अलंकृत हैं विभूषण हैं वो दिए जाते हैं। तो ये गिरधारी राम गोंझू को, जिनको गिरिराज के भी नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं को पद्मश्री मिला है 2022 का पद्मश्री। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, गिरधारी राम गोंझू। इनकी भी रचना जो नागपुरी ली है ना भाषा, तो इनकी रचना भी पढ़नी है, इनकी पुस्तकें हैं उसको पढ़ना है, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसके प्रमुख रचनाकार कौन हुए? प्रथम पुस्तक जैसे कि E.H. हिटली ने थॉट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स, ये 1896 में। एक और पुस्तक इन्हीं के द्वारा छोटा नागपुर व्याकरण प्रकाशित हुई थी। उसके बाद फादर हेनरिक फ्लोक के द्वारा लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी 1921 में प्रकाशित हुई थी। फिर बेनी राम महता जो नागवंशावली प्रकाशित हुई थी घासी राम के द्वारा। फिर उनके द्वारा बहुत सारे, कंचन के द्वारा महाभारत, लंका कांड, सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, मतलब कि बहुत सारे जो महाकाव्य हैं भारत के, रामायण महाभारत, तो उन पर भी नागपुरी भाषा में उसमें रचनाएं हुई है। और भी बहुत सारे यहाँ पर लेखक हैं और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनके बारे में है। क्लियर है? काकाकर कहानी ये सब एग्जाम में आया हुआ है। मेंजूर पंख ये भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा। ऐसे नागपुरी जिनका भाषा है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, वो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक दो प्रश्न इस पर रहता है। अब तीसरा जो अंतिम है भाषा और साहित्य और रचनाकार के अंतर्गत, वो हिंदी साहित्य। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें? पहला जनजातीय साहित्य और दूसरा सदानी साहित्य, जितने भी प्रमुख थे उन सब पर हमने चर्चा किया है। अब अंत में हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य में हमने जैसा कि बताया था कि दो भागों में इसको हम लोग, चूंकि इसका सबसे अधिक विकास हुआ है, चूंकि भारत की बोली जाने वाली सबसे ज्यादा और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पर है। तो इसका पद्य और गद्य साहित्य पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले गद्य साहित्य में, तो गद्य साहित्य में अगर कहानी की बात करें तो झारखंड में भी इसकी अच्छे विकास हुआ है। कहानी के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार रहे वो बैद्यनाथ पोद्दार, या फिर इनको बैजू बाबू के नाम से भी जाना जाता है। जबकि द्वितीय पीढ़ी के जो कहानीकार रहे हिंदी भाषा में वो राधा कृष्ण नाम आता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इनकी जो रचना थी राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम था सिन्हा साहब। ये एग्जाम में आया हुआ इनकी कहानी। क्लियर है? उसके बाद अनेक बहुत सारी कहानी संग्रह में रामलीला हो गया 1946, सजला 1951, गलिप का 1956 में, गेंद और गुलाब 1975 में, ये सारे प्रकाशित हुई। इसके अलावा एक और योगेंद्र नाथ की भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बहुत सारे अन्य रचनाएं की।
द्वारिका प्रसाद, गोपाल प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल, इनकी रचना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कहानीकार रहे प्रमुख जो इनकी रचना रही। इसके अलावा और भी प्रमुख कहानीकार हुए जिसमें कि एक आता है शिवचंद्र शर्मा। उनके कहानियों में संग्रह में आता है कांच के तूफान और पंच 10 तंत्र। और इसके अलावा डॉक्टर वचन देव कुमार ने कथा यात्रा नाम से कहानी की रचना की थी। इसके बाद की पीढ़ियों में बहुत सारे नाम आते। काशीनाथ पांडे, इन्होंने कहानी नई कहानियां धर्मयुग जो 1970-80 में लिखा था। क्लियर है। 1980 के बाद के कहानी के जो प्रमुख साहित्यकार रहे झारखंड में जयनंदन, रमा सिंह, वासुदेव और भी बहुत सारे अन्य प्रमुख रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, आप उनको याद कीजिएगा जिनके पुस्तकें वगैरह रचनाएं हैं उसको। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। हाँ, जो प्रमुख पुस्तकें हो गई और जो प्रमुख रचनाकार हो गए, अगर ईयर दिया हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद उपन्यास में आते हैं। उपन्यास में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा वो 1906 में प्रकाशित जो रहा राजपूतानी शान रामचंद्र सिंह वल्लभ का उपन्यास जो था, जिसे झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास में ललिता, उमा शंकर, और इसमें बहुत सारे ऐसे उपन्यास वगैरह लिखे गए जो सामाजिक समस्याओं पर, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया या फिर आर्थिक तंगी वगैरह हो गया, तो इन सारी समस्याओं पर भी, बाल विवाह जैसी समस्याओं पर बहुत सारी पुस्तकें उपन्यास लिखी गई। फिर 1901 से 1947 के बीच झारखंड में 4 उपन्यास लेखक हुए, उनकी 10 रचनाएं प्रकाशित हुई। एक डाल्टनगंज जो पलामू जो का मुख्यालय है, जो मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है, वहां के एक रामदीन पांडे द्वारा रचित उपन्यास एक नाम था विद्यार्थी, जो बहुत ही प्रचलित भी रहा। एक चलती पटारी और एक वासना, तो ये प्रमुख उनके रचनाएं थे। इसके अलावा हलदारी रामगुप्त हलधर का उपन्यास कंगाल की बेटी और सत्यनारायण शर्मा का उपन्यास एक था आत्महंता और टूटी हुई जंजीर, ये सारे बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बाद अगर उपन्यासियों का विकास देखा जाए झारखंड में हिंदी उपन्यास में, तो 1945 के बाद देखा जाता है, जिसमें कि बड़ी भूमिका रही द्वारिका प्रसाद और राधा कृष्ण के उपन्यास। जैसे द्वारिका प्रसाद के प्रमुख उपन्यास में स्वयंसेवक, घेरे के बाहर, रंजना, बेड़िया, अंकुश, ये सारे लोकप्रिय रही। इसके अलावा राधा कृष्ण के फुटपाथ, रूपांतरण, बोगस, सनसनाते सपने और सपने बिकाऊ हैं, ये सारे प्रमुख उनकी रचनाएं जो है वो प्रसिद्ध रही। इसके अलावा प्रमुख उपन्यास लिखने में योगदान रहा झारखंड में, वो है योगेंद्र नाथ सिन्हा। इनके जो पुस्तक रहे वन लक्ष्मी और वन के मन, फिर गोपाल दास मुंजल, और भी बहुत सारे यहाँ पर नाम है। तो वही आपको टेबल बना लेना है, ध्यान रखिएगा एक बार लिखने से, क्योंकि हम इसको टेबल हम खुद बना के दे सकते थे, लेकिन ये हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि एक बार लिखिएगा इसको ना, तो ज्यादा चीजें आपको ध्यान में रहेगी। क्योंकि आपको हम इसमें कितना भी रट लें, यहाँ पर एक एक पॉइंट बढ़ाते रहें, वो आपको तो ज्यादातर उसको फोकस करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और इसके लिए वही तरीका है कि कुछ चीज को लिख कर याद कीजिएगा तो वो ज्यादा याद भी होती है और लंबे समय तक माइंड में रहता भी है। उसके बाद नाटक की बात करें तो झारखंड में हिंदी नाटक का जो प्रकाशित हुआ था अनंत सहाय के द्वारा 1913 में, झारखंड के नाटक साहित्य का पहला नाटक माना जाता है अखौरी, अनंत सहाय अखौरी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। ग्रह का फेर ये नाटक था। उसके बाद रामदीन पांडे के द्वारा जीवन यज्ञ एवं ज्योत्सना, द्वारिका प्रसाद आदमी एक 1939 में, स्वामी शिवानंद के द्वारा संथाल बोधोमय ने भी ये सारे नाटक लिखे थे। हाँ, झारखंड में जो नाटक वगैरह का अच्छा विकास हुआ ये आजादी के बाद हुआ। राधा कृष्ण ने भी एक नाटक लिखा था जिसमें भारत छोड़ो 1947 में, बिगड़ी हुई बात ये प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अनेक नाटक जो है अन्य
रचनाकारों के द्वारा, जैसे सिद्धार्थ कुमार के द्वारा सृष्टि की सांझ 1954 में, वो अभी कुंवारी है 1966 में, सबसे ज्यादा चर्चित ये नाटक रहा। इसके अलावा बाल मुकुंद पैनाली ने भी बहुत सारे नाटक पर उन्होंने रचनाएं की, और भी बहुत सारे प्रमुख लेखक और उनके रचनाएं हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज जिनको अभी पद्मश्री मिला है, इनको ऐसे विभिन्न जो साहित्य में इनकी रचनाएं प्रमुख रही, खासकर नागपुरी साहित्य में, उनके लिए उनको दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे झारखंड का अमृत पुत्र मरण गोमको जयपाल सिंह मुंडा, ग्रेट लीडर जो जयपाल सिंह मुंडा है, उन पर भी एक पुस्तक लिखी थी। तो एक नाटक ये लिखा गया था। और इन्होंने एक श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा कौन था? जो मुंडा राज्य का अंतिम शासक जो था मदरा मुंडा, उसके बाद ही ना नागवंश स्थापित हुआ था, तो उन पर इन्होंने नाटक लिखा था, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी रही थी। क्लियर है? एक महिला नाटककार का भी नाम आता है हिंदी में, इन्होंने विशेष योगदान दिया, जिनका नाम था अनिंदिता। इन्होंने मांदर बज उठा के नाम से प्रकाशित इन्होंने किया था एक संग्रह, एक अंकी में, तो ये भी एक प्रचलित रही थी। तो ये सारे जितने भी कहानी, उपन्यास और नाटक जो हिंदी साहित्य में जिनका प्रमुख योगदान रहा, या फिर पहले जो रचनाएं रही और वर्तमान में जो स्थिति है, उन सब पर हमने चर्चा कर लिया है। अब अगला जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हिंदी साहित्य में पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में बहुत सारे नाम आते हैं। इसमें जो कविताओं का संग्रह हिंदी साहित्य में या फिर उन्होंने जो लिखा, राधा कृष्ण सत्यनारायण शर्मा का उल्लेखनीय नाम है। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा के अगर काव्य कृतियों में अगर जाइएगा तो उनके द्वारा मरुपथ, निर्वास, दीप एवं तूफान, इसके अलावा गोपाल दास मुंजाल की भी काव्य कृति में घने अंधकार की ओर, और सचिनानंद सहाय के द्वारा मधुकर ने व्यंग्यात्मक प्रबंध जो काव्य वगैरह है, जनिस्तान की रचना भी की थी। बहुत सारे लेखक हुए और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की, जैसे वचन कुमार के द्वारा यह मृग, पृथ्वी पुत्र पुत्री, ओ जन्मा सुनो आदि इन्होंने प्रमुख जो पद संग्रह किया था। क्लियर है? तो ये सारे प्रमुख जो थे रचनाकार, उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। इसमें किसी को डाउट है झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में? इसका याद करने का वही तरीका हमने जो बताया है, यहाँ पर तो आप सब समझ गए होंगे कौन कौन से हमें रचना पढ़ना है, किस किस भाषा में। तो कुछ जनजातीय भाषा, कुछ सदानी भाषा और हिंदी साहित्य। अब जनजातीय भाषा में जो प्रमुख है, मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, कुड़ुक भाषा, हो भाषा। सदानी भाषा में जो नागपुरी भाषा, खोटा भाषा, कुड़माली भाषा और एक पंचपरगिया भाषा। उनके जो प्रमुख रचनाकार हुए प्रथम पुस्तक किस ईयर में, उन सभी को ध्यान में रखना है। माइंड में तो ये सेट हो गया है। अब कौन कौन पुस्तकें हैं, कौन कौन रचनाकार हैं, उन सबको आपको ध्यान में, प्रथम और द्वितीय वगैरह तो सब याद ही होगा। और लास्ट में फिर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में दो भाग में, गद्य और पद्य, और गद्य भाग में 3 भाग, कहानी, उपन्यास और नाटक, और फिर लास्ट में पद्य भाग। बस इसमें इतना ही था। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब इसमें अगला जो है वो झारखंड की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इसमें भी ये कुछ हम लोग को नहीं करना है। अब इसको हम एक एक रटेंगे तो यहां पर नहीं। इसमें आपको क्या करना है, अधिकतर तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि अभी पत्र पत्रिका एक लुआठी था, धुमकुड़िया था, उन सब पर हमने चर्चा किया। क्लियर है? तो यहां पर हमने लिस्ट दिया हुआ है, नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे। नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको याद कर लेना है इसको। क्लियर है? इस पर हम फिर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, कोई डाउट वगैरह है तो आप अगली क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा आप इसको, लेकिन आपका काम इसमें क्या रहेगा, जितना पढ़ाए उसको तो रिवीजन करना ही है। इस पर आपको डबल रिवीजन करना है, 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कि
जो पत्र पत्र जैसे घर बंधु हो गया, आर्यावर्त हो गया, फिर बिहारी बुलेटिन हो गया, सोशल जर्नल हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, छोटा नागपुर पत्रिका, तो उनकी सब विशेषताएं कब प्रकाशित हुई, किनके संपादन में प्रकाशित हो रही है और उनकी क्या स्थिति है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आदिवासी पाक्षिक हो गया, सत्संग हो गया, झारखंड पत्रिका, झारखंड ये शायद एग्जाम में आया हुआ है, आदिवासी समाचार पत्र वगैरह सब आया हुआ है एग्जाम में, आदिवासी भी ये आ चुका है, अब हुआ झारखंड, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। होड़ संवाद, जगरसाड़ा, तो ये सारे प्रमुख जो है, शंखवाद, जोहार, कुल जोहार बीपी केसरी द्वारा 2002 में। अब कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, झारखंड में कुछ राष्ट्रीय स्तर के और कुछ क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र है। हिंदुस्तान, इसका स्थान हो सकता है कि अभी और भी बढ़ गया हो, हिंदी में प्रकाशित होती है हिंदुस्तान वगैरह, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, आज है, फिर रांची एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम है, आवाज है, जनमत है, राष्ट्रीय नवीन मेल है, चमकता आईना है, उदित वाणी है, एवेन्यू मेल है, फारूकी तंजीम है, बिहार ऑब्जर्वर, सम्मार्ग, पायनियर, तो ये सारे प्रमुख अखबार वगैरह निकलती है। इसके अलावा और भी कुछ अखबार वगैरह बढ़ चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आज का ये सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसमें रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार जरूर कीजिएगा, और जो चीजें हमने लिखने के लिए बोला है, कुछ लोग तो वो चीज नहीं करेंगे, लेकिन आप सब जरूर कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। अब अगला क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, झारखंड की राज्य व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूमिका उनकी, न्यायपालिका, उन सब के बारे में अगले क्लास से चर्चा करेंगे।